हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैटर का पार्ट 2, जिसमें हमने कल मेल्टिंग पॉइंट तक डिस्कस करा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, फ्यूज़न मीन्स एडिशन, मीन्स कंबाइन होना दो मॉलिक्यूल का या लाइट मॉलिक्यूल्स का कंबाइन होना टू मेक अ हैवियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न का एग्जांपल है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। और इस फ्यूज़न जो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है, प्रोसेस होता है, इसके अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, जो हमारा अल्टीमेट सोर्स है सन से जो एनर्जी हमें मिलती है उसका। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि ये कोई भी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट है वो जनरेट नहीं करता। नेक्स्ट है फ्यूज़न इन द मैटर। तो जो मैटर का केस है, मैटर्स की स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके अंदर भी फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न मीन्स वन स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र होना। जैसे आइस है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और जो वाटर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्यूज़न इन मैटर बोल देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, तो वो उसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है, मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन साइंटिफिक टर्म ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई भी लिक्विड है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक टर्म में देखें तो जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो किसके इक्वल हो जाए, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को हम, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर। मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका क्या रिलेशन है। अगर आपका प्रेशर है वो हायर है, ठीक है, तो हायर है तो उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझे, जैसे हमारा प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में क्या है, जैसे ही हम हीट देना स्टार्ट करते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से टेम्परेचर है वो भी जल्दी इंक्रीज़ होना स्टार्ट करता है और जो हमारी कुकिंग है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर लोअर टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर जैसे अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, हिली एरियाज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो वहाँ पे कुकिंग है वो पॉसिबल इतना जल्दी है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस एरिया के अंदर जाते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ करके उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप करते हैं। प्रेशर बिल्डअप करते हैं तो खाना वो जल्दी बॉयल है या बनना है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें कि अगर लोअर प्रेशर है मींस लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लोअर मतलब वैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन अगर प्रेशर है तो उसका ये टेम्परेचर कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो गया तो कुक फूड है वो कुक नहीं करेगा। तो इस वजह से हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो किससे करते हैं, प्रेशर कुकर की हेल्प से। प्रेशर है वो इंक्रीज़ होएगा, टेम्परेचर है वो जल्दी से बढ़ेगा और कुकिंग है हमारी वो फास्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो भी ये टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको हम लोग तीन तरीके से मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। जो केल्विन है उसके साथ हम लोग डिग्री है वो यूज़ नहीं करते। तो अगर हमें गिवन है कि हमें डिग्री सेल्सियस गिवन है या डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है या केल्विन के अंदर गिवन है, तो हम टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो केल्विन है
उसको हम कैसे करेंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारे पास गिवन डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर गिवन है, हमारे पास 27 है, वो गिवन है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर इसको हमको केल्विन में चेंज करना है तो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 केल्विन के बराबर है, वो हो जाएगा। तो अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को चाहते हैं तो 9/5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना है, 27 डिग्री था। ठीक है, प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्व करता है। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो एब्जॉर्व करेगा या रिलीज़ करेगा ड्यूरिंग अ फेज चेंज। मींस फेज चेंज का मतलब क्या है कि अगर आइस है वो किसके अंदर चेंज हो रहा है, आपका लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है, तो इस फेज़ के दौरान की जो ये प्रोसेस हो रही है कन्वर्जन की, इसके अंदर या तो वो हीट को एब्जॉर्व करेगा या उसको रिलीज़ करेगा। तो इस जो हीट रिलीज़ कर रहा है या एब्जॉर्व कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट है वो 2 टाइप्स की हमारे पास। सबसे फर्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब क्या है कि अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि जो आइस है वो किसके अंदर चेंज हो रही है, हमारी वाटर के अंदर है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मीन्स जो सॉलिड से लिक्विड के अंदर जब चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या है, अब हमारे पास क्या है कि जो लिक्विड है वो बन गया है। ठीक है, लिक्विड से अब ये किस फेज़ में जाएगा, वेपर फेज़ में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज़ होगी या जो एनर्जी एब्जॉर्व होगी उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो 2 टाइप्स की है हमारे पास, एक तो है फ्यूज़न, ठीक है, दूसरा है हमारे पास इवेपोरेशन। फ्यूज़न का मतलब क्या है, आइस टू लिक्विड, जब मीन्स सॉलिड्स टू लिक्विड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम के दौरान जो एनर्जी, जो हीट है वो रिलीज़ होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो हमारे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। और नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड टू वेपर। मीन्स जो आपका लिक्विड है वो वेपर के अंदर चेंज हो रहा है, तो इस दौरान जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक पिक्चर शो करी है, जैसे जो आइस है उसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस टाइम पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होएगी, आइस प्लस लिक्विड वाटर है वो प्रेजेंट होएगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। मीन्स इस फेज़ के ऊपर आइस भी प्रेजेंट रहेगा, साथ में हमारा वाटर है वो भी प्रेजेंट रहेगा। फिर जब भी जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ मूव करते हैं तो जो ये वाला फेज़ है इसके अंदर हमारे पास सिंपल क्या प्रेजेंट होएगा, लिक्विड वाटर है वो प्रेजेंट होएगा। ठीक है, और जैसे ही हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है, तो इस फेज़ के अंदर हमारा क्या रहेगा, लिक्विड प्लस वेपर्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मीन्स जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसके अंदर दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, आइस और वाटर दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी।
जो इन बिटवीन फेज़ है ये इसके अंदर हमारे पास सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट रहेगा, मींस वाटर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते हैं तो जो ये वाला फेज़ है इसके अंदर क्या रहेगा, आपका वाटर है वो बॉयल होना स्टार्ट कर देगा और दो फेज़ में प्रेजेंट होएगा, लिक्विड और वेपर में। जैसे ही हम 100 से अबव जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट रह जाएंगे, वेपर्स रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आइस है वो चेंज होती है हमारा लिक्विड के अंदर और देन आपका वेपर्स के अंदर चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है कि जैसे हमारे पास आइस प्रेजेंट है, आइस पहले लिक्विड में चेंज होती है, फिर लिक्विड से किसके अंदर चेंज होती है, आपकी वेपर्स के अंदर चेंज होती है। जो ये फर्स्ट स्टेप है इसको तो हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और जो ये हमारा सेकेंड स्टेप है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर जो आइस है वो हमारा डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाए, वेपर के अंदर चेंज हो जाए विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, मीन्स जो आइस है वो हमारा डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाता है, वेपर के अंदर चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन, जैसे हम लोग ड्राई आइस का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो ड्राई आइस है वो डायरेक्ट किसके अंदर चेंज हो जाती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाता है, वो लिक्विड के अंदर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोथबॉल्स। मोथबॉल्स क्या होता है कि जैसे हम लोग मोथ्स होते हैं उनको रिपेल करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मोथबॉल्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हमने मोथबॉल किसी एरिया के अंदर रखा तो उसमें से स्मेल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो डायरेक्ट मीन्स वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, और जो मॉस्किटोज़ हैं, मोथ्स हैं, उनको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, मीन्स ये भी लिक्विड फेज़ के अंदर नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट है जो आयोडीन। जो आयोडीन क्रिस्टल्स हैं, अगर हम उसको जेंटली हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट किस वेपर्स में चला जाता है, पर्पल कलर के वेपर्स में वो चेंज हो जाता है, मींस इस प्रोसेस के अंदर भी आपका जो लिक्विड है वो फॉर्म नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल है वाटर आइस। ठीक है, वाटर आइस के अंदर क्या है कि जो आइस है, जैसे वाटर आइस प्रेजेंट है ग्लेशियर्स के अंदर, ठीक है, और स्नो के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो जैसे ही बहुत लंबे टाइम तक क्या रहता है कि टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, तो वो जो आइस है वो डायरेक्ट इसके अंदर चेंज हो रहा है, वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस है हमारी, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो क्या रहेगा, हमारा हीट एनर्जी है, क्योंकि विदाउट हीट है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो वेपर प्रेशर है वो एक्सीड करना चाहिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस वजह से क्या होगा, देखो हीट प्रेजेंट है। ठीक है, हीट क्या करेगी, जो भी उनका इंटरमोलिकुलर स्पेसिस प्रेजेंट है या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको वीकन करेगा, वीकन करने के बाद वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा और वो डायरेक्ट किस फॉर्म में चला जाएगा, गैस फॉर्म में चला जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे लिक्विड प्रेजेंट है हमारे पास, उसका इवेपोरेशन हुआ तो वो गैसेस में चेंज हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो लिक्विड है उसमें फ्रीजिंग होगी तो वो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। अब जैसे माउंटेन्स के अंदर, आइस कैप्स के अंदर आइस प्रेजेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करा, सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ, तो उस प्रोसेस के दौरान वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। लिक्विड में इवेपोरेशन होगा, वो गैसेस के अंदर चेंज होगा, वापस से कंडेंसेशन होगा तो वो लिक्विड के अंदर आ जाएगा। लिक्विड की फ्रीजिंग होगी तो वो सॉलिड में चला जाएगा, सॉलिड की मेल्टिंग होगी तो वो वापस किस में चला जाएगा, लिक्विड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो प्रेशर है, अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस करा कि जो टेम्परेचर है वो कैसे फेज़ को चेंज करता है, मींस एक फेज़ से दूसरे फेज़ के अंदर जो मैटर है वो चेंज हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि जो प्रेशर है वो कैसे अफेक्ट करता है चेंजेस को। ठीक है,
तो जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या होता है कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। जैसे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत दूर दूर प्रेजेंट है ये सारी चीज़ें। जैसे हमने इसके ऊपर पिस्टन से फोर्स अप्लाई करा तो ये गैसेज है वो कंप्रेसिबल होती हैं, तो वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो ये पार्टिकल दूर दूर थे प्रेजेंट वो थोड़ा क्लोज आना स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं या लिक्विफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जो मॉलिक्यूल्स का इंटरस्पेस पार्टिकल है वो कम हो जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका लिक्विड के अंदर है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लिक्विड टू सॉलिड। अब आपका जैसे ये लिक्विड बन गया, अगर मैं इसको फर्दर और ज़्यादा कंप्रेस करना स्टार्ट करूँ तो ये लिक्विड आपका किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं। तो जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वो हम देखते ही हैं कि सबसे जो मेन एग्जांपल देते हैं हम प्रेशर कुकर का देते हैं। जो प्रेशर कुकर है उससे क्या होएगा, आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुकिंग है वो आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वाटर। वाटर एक यूनिक केस है क्योंकि देखो जैसे जो वाटर है वो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ है, आपका फ्रीजिंग भी है, ठीक है, मेल्टिंग भी है, कंडेंसेशन भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके वाटर साइकिल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ओशियन प्रेजेंट है, ओशियन या रिवर्स हैं या लेक्स हैं, उनमें से क्या होता है, सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन की वजह ऊपर जो वेपर्स हैं वो अबव एटमॉस्फेयर में जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कूलिंग एरिया होता है वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू अर्थ सरफेस। वहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, जहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियाइज प्रेजेंट होते हैं और उसके अराउंड वो अपने आप वाटर है अपने आप को डिपॉजिट कर लेता है। कंडेंसेशन होती है, फिर ये प्रेसिपिटेशन के रूप में आपका वापस अर्थ पे आ जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन मेन रोल है वाटर साइकिलिंग के लिए था। ये तो था कि जो वाटर बॉडीज़ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उनके लिए, लेकिन जैसे प्लांट्स भी प्रेजेंट होते हैं तो जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनसे भी वाटर है वो इवेपोरेट होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। मीन्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें ट्रांसपीरेशन, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारा मिलके वाटर साइकिल को रेगुलेट करता है। लेकिन जो वाटर है उसको हमने एक यूनिक केस क्यों बोला, देखो जो डेंसिटी होती है वो हमारा किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो मिनिमम होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो जो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर का वॉल्यूम है वो मिनिमम होता है, तो उस टाइम पे जो डेंसिटी है वो क्या होएगी, आपका मैक्सिमम होएगा। मीन्स जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मीन्स अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो मास भी इंक्रीज होएगा, मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का अगर एक टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। लेकिन वाटर के केस में क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का वॉल्यूम है वो मिनिमम होता है, इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है आपसे कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम किस टेम्परेचर पे होती है, तो वो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ होएगी तो वो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होएगी तो वो जो भी स्पेस है उसको लीव करने की कोशिश करेगा, तो आपका जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो फास्ट होएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम हॉट डे के अंदर अगर कपड़े ड्राई करना स्टार्ट करते हैं तो सनलाइट की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो जो क्लोथ्स के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारे क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। सरफेस एरिया के अंदर क्या है कि एक तो हमारे पास एक कंटेनर तो ये है, इसका एरिया ये सरफेस एरिया ये है, एक हमारे पास बहुत बड़ा कंटेनर है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उतना वो हीट के कांटेक्ट में रहेगा और उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन होएगी। इसमें सरफेस एरिया कम है तो कम मॉलिक्यूल्स हीट के कांटेक्ट में आएंगे और कम इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो एयर के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होएगा कि जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना वो वाटर को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। और इस वजह से क्या होएगा, वाटर वेपर्स इवेपोरेशन रेट है वो कम रहेगा। विंड स्पीड, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड रहेगी उतना ही ज़्यादा आपका जल्दी ड्राई होगा, मीन्स इवेपोरेशन प्रोसेस उतनी ही फास्ट रहेगी। तो अब मेन चीज़ ये आती है कि हम लोग बोल रहे हैं इवेपोरेशन, बॉइलिंग, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। देखो, जो जब भी इवेपोरेशन होता है, आप जैसे पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है वो सिर्फ कहाँ पे होता है, आपका सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो बॉइलिंग है वो आपका थ्रू आउट द लिक्विड है वो प्रेजेंट रहेगा। मीन्स इवेपोरेशन में जो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स हैं, सरफेस के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक्टिव रहेंगे। बट इन केस ऑफ बॉइलिंग, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो जो अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी है वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो जो इवेपोरेशन है वो क्या है, एक स्लो प्रोसेस है और वो कहाँ पे होती है, सिर्फ आपका सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो बॉइलिंग है वो आपका एक रैपिड प्रोसेस है और इंटायर थ्रू आउट द लिक्विड है वो प्रेजेंट रहता है। तो जो इवेपोरेशन है उसका मेन काम क्या है, देखो इवेपोरेशन मेनली क्या काम है इसका, कूलिंग का काम है, ठीक है। कूलिंग का काम है या ड्राइंग का काम है, तो ये सारी चीज़ें आपका इवेपोरेशन के अंदर आता है। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे स्वेटिंग है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग होती है, तो उससे क्या होती है कि हमें ठंडक मिलती है, मतलब जो हमारी अंदर की एनर्जी है वो स्वेट के फॉर्म में है वो बाहर निकलती है और जो हमारा बॉडी है वो कूल फील करता है, ठीक है। उसके बाद है डेजर्ट कूलर, स्वैम्प कूलर, सेम यही प्रोसेस के अंदर है कि जो जैसे हम कूलर का यूज़ करते हैं तो कूलर क्या करता है कि जो अंदर गर्म हीट है, गर्म हवा है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। अर्थन पोर्ट्स, जो अर्थन पोर्ट्स हैं उसके अंदर क्या है कि डिफरेंट पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वाटर उसमें से बाहर निकलता है। तो जो अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर के, उसके पास जो एनर्जी है वो इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देगा और ये इवेपोरेट हो जाएंगे, मीन्स अंदर से हीट है वो बाहर निकल रही है, ठीक है। आफ्टर अ शावर हमें कूल क्यों लगता है, क्योंकि जो हीट है हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाती है थ्रू इवेपोरेटिव कूलिंग और हमारा बॉडी है वो कूल फील करता है, ठीक है। थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और अगर सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम फॉर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू।